नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस फ्री सीरीज के अंदर, जहां पे हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साथियों, अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं जो कि जनरली बच्चों को समझ में नहीं आती, तो इस सीरीज को आप देख लीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाई है और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का ताकि ये सीरीज मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच जाए। इस सीरीज के 2 लेक्चर हो चुके हैं जिनको आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आज तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मनी सप्लाई क्या है और मनी सप्लाई को हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है भाई, तो आज का ही हमारा टॉपिक है। सबसे पहले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पढ़े थे। नंबर 2 लेक्चर में हमने मनी के बारे में पढ़ा था, मनी के फंक्शंस पढ़े थे। आज हम मनी सप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस लेक्चर को तो आप देख ही सकते हैं। अगर आप किसी और वनडे एग्जाम की भी तैयारी करें तो भी आप सीरीज को देख सकते हैं ताकि आपके इकोनॉमिक्स के बेसिक्स अच्छे हो जाएं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी कि व्हाट इज मनी सप्लाई। ये जो शब्द है ना, पहले इनके मीनिंग समझो ताकि कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। क्या होता है मनी सप्लाई? साथियों, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि हमारा देश है, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया। अब हमारे देश के अंदर बहुत सारा पैसा घूम रहा होगा ना। हमारे देश के अंदर जो भी पैसा घूम रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी में जो भी पैसा घूम रहा है, उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। अब आप कहेंगे सर, हमारे देश की इकोनॉमी में कौन सा पैसा घूम रहा है? आपके पास पैसा है, या तो पैसा आपने अपने घर के अंदर रखा होगा, या तो पैसा आपने अपने घर के अंदर रखा होगा, या पैसा आपने बैंक में जमा किया होगा, या पैसा आपने जमा किया होगा पोस्ट ऑफिस में, है ना। या तो पैसा आपके घर में होगा, या पैसा आपने बैंक में जमा किया होगा, या बेसिकली आपने पैसा बैंक में जमा किया होगा पोस्ट ऑफिस में, यही तो होगा पैसा। यस, ठीक है। अब किसी के मन में आएगा कि सर मैंने तो शेयर खरीदे हुए, मैं तो अपना पैसा खर्च करके शेयर खरीदा हुआ। अगर आपने कोई शेयर भी खरीदा होगा तो पैसे तो किसी ना किसी बैंक में गए होंगे ना, किसी के अकाउंट में गए होंगे ना। तो कुल मिला के इस देश का जो पैसा है ना, हम लोगों का जो पैसा है वो या तो बैंक में है, या हमारे घर में हमारे पास कैश के रूप में पड़ा हुआ है, या हमने पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा किया हुआ है। क्या सर पैसा पोस्ट ऑफिस में भी जमा होता है? यस, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो जो भी पैसा हमारे देश के अंदर घूम रहा है, इसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। चलो, अब आप मुझे बताओ, हमारे देश में जितना भी पैसा घूम रहा है, इसे तो मनी सप्लाई बोलते हैं। पर मनी सप्लाई है कितना? हमारे देश में कितना पैसा घूम रहा है? 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़? कितना पैसा हमारे देश के अंदर घूम रहा है? हमारे देश की इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है? हमें इसे पता भी तो लगाना है। हमारे देश के अंदर कितना पैसा घूम रहा है, हमें इसे पता भी तो लगाना है। क्यों लगाना है सर पता? क्यों लगाना है पता? सोचो कि अगर हमारे देश में, सोचो अगर इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा घूम रहा है, अगर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पैसा घूम रहा है, तो उससे क्या हो जाएगी? उससे देश में महंगाई हो जाएगी। उससे देश में क्या हो जाएगी? महंगाई हो जाएगी। महंगाई को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। सर अगर देश में बहुत सारा पैसा है, हमारे बहुत सारा पैसा हमारे देश में घूम रहा है, तो महंगाई कैसे हो जाएगी? फील करो, आज हम सबकी जेब में मान लो 1-1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। मान लो आज तुम्हारी जेब में, मेरी जेब में, हम सबकी जेब में 1-1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो जब हमारी जेब में इतना सारा पैसा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम शॉपिंग में जाएंगे, है ना। मान लो हम सब लोग गए आईफोन खरीदने, हम सब लोग आईफोन खरीदने गए। तुम्हारे पास भी पैसा, मेरे पास भी पैसा, हम सबके पास पैसा, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारा पैसा घूम रहा है। अगर देश में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, अगर देश में पैसा बहुत ज्यादा है, तो मतलब हम सबकी जेब में बहुत पैसा है। और हम सबकी जेब में बहुत पैसा है, हम सब चले गए आईफोन की दुकान पे। हम 1000 लोग चले गए आईफोन की दुकान पर आईफोन अवेलेबल है वहां पे 20 बस। वो कह रहा भाई मेरे पास तो 20 ही आईफोन है, मेरे पास तो 20 ही आईफोन है। खरीदने वाले 1000 है, खरीदने वाले इतने सारे लोग हैं, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा बहुत है, सबकी जेब में पैसा बहुत है। लेकिन आईफोन कितने हैं मार्केट में? सिर्फ 20 ही है। तो आईफोन का मालिक क्या बोलेगा? दुकानदार क्या बोलेगा कि मैं आईफोन 1 लाख रुपए का नहीं बेचूंगा, मैं तो 2 लाख रुपए का बेचूंगा। हमने कहा क्यों? कहेगा खरीदने वाले देखो ना इतने हैं, जो मेरे को 2 लाख देगा मैं तो उसको दूंगा। तो जब हम सबकी जेब में पैसा बहुत आया, जब हम सब लोग आईफोन खरीदने चले गए, तो इस आईफोन की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि खरीदने वाले बहुत हैं। तो इसलिए
दुकानदार ने क्या किया, बोला कि मैं आईफोन 1 लाख का नहीं, मैं तो 2 लाख का बेचूंगा। तो जब आईफोन महंगा हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो जब देश में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, जब देश के लोगों के हाथ में पैसा बहुत आ जाए, तो महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक केस और ले लो। सर मान लो ये भारत है, सर ये भारत है, सर मान लो भारत में मनी सप्लाई कम हो गया, सर मान लो देश में मनी सप्लाई कम हो गया, एमएस मतलब मनी सप्लाई। सर मान लो देश में मनी सप्लाई कम हो गया, सर इससे क्या होगा? अगर देश में मनी सप्लाई कम हो गया, इसका मतलब ना तुम्हारी जेब में पैसा ना मेरी जेब में पैसा। हमारी जेब में पैसा ही नहीं है, हमारी जेब में जब पैसा ही नहीं है तो कोई दुकान में सामान लेने नहीं जाएगा, दुकानदार खाली बैठा भाई फोन लेके, अरे कोई तो आ जाओ, कोई तो ले लो भाई, दुकानें चलेंगी नहीं। जब हमारी जेब में पैसा ही नहीं है, तुम्हारी मेरी हमारी किसी की जेब में पैसे नहीं, तो हम सामान लेने नहीं जाएंगे, दुकानें चलेंगी नहीं, दुकानदार बेचारा पागल हो जाएगा, अकेला बैठा बैठा, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है सामान लेने, उसकी दुकान बर्बाद हो जाएगी। तो जब देश में मनी सप्लाई कम हो जाता है ना, तो देश के अंदर आ जाता है स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब कहीं ना कहीं चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं, देश की इकोनॉमी बहुत स्लो हो जाती है। तो अगर देश में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, फिर प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, महंगाई की। अगर देश में मनी सप्लाई कम है, तो देश में स्लो डाउन आ जाता है, चीजें बहुत डाउन हो जाती हैं, देश की इकोनॉमी बहुत वीक होने लगती है, इसे बोलते हैं स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब देश की इकोनॉमी काफी वीक हो जाना, धंधा चल ही नहीं रहा है, देश में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं, धंधा बंद हो रहा है। तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, मनी सप्लाई कम तो देश स्लो डाउन की प्रॉब्लम में आ जाएगा, चीजें बहुत डाउन हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। तो आप मुझे बताओ, हमें पता होना चाहिए ना कि देश में मनी सप्लाई कितना है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए ना देश में मनी सप्लाई कितना है। अगर ज्यादा है तो कम करेंगे, अगर मनी सप्लाई बहुत कम है तो इसे थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। मतलब मनी सप्लाई को एक ठीक एक ठीक जगह पे मेंटेन रखेंगे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर हमने मनी सप्लाई को एक ठीक जगह पर मेंटेन करके रखा, तो ना बहुत महंगाई होगी और ना ही देश हमारा स्लो हो जाएगा। समझे बात? तो सर देश में मनी सप्लाई कितना है, इसे पता करने के लिए, इसे पता करने के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं। देश में मनी सप्लाई कितना है, इसे पता करने के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, M0, M1, M2, M3, M4। ये क्या है सर? M0, M1, M2, M3, M4। सिंपल शब्दों में समझो, ये हैं ऐसे फॉर्मूले जिन फॉर्मूले से हम पता लगाते हैं कि देश में मनी सप्लाई कितना है। इन चारों पांचों फॉर्मूले से हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं, मतलब ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिनसे हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। देश में कितना मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई पता लगाने के लिए हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहां पे M0 का रोल समझो। जैसे सबसे पहले आपको एक वर्ड दिखा M0। M0 क्या होता है, पहले M0 को समझो। मान लीजिए आप सभी को पता है कि आरबीआई नोट छापता है। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। देखो एक बात मैं और बता दूं, अगर आप इस इकोनॉमिक की सीरीज को देख रहे हो तो प्लीज एक बात ध्यान रखना, देखना स्टार्टिंग से, पहले लेक्चर से देखोगे तो आपको मजा आएगा, एकदम बीच में कोई लेक्चर खोल लोगे मजा नहीं आएगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी। राइट? आरबीआई नोट छापता है, 2 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, ये सारे नोट आरबीआई छापता है। आरबीआई ने जितने भी नोट्स प्रिंट किए, आरबीआई ने जितने भी नोट्स प्रिंट किए उसे कहते हैं M0। समझे बात? मान लो आरबीआई ने एक गड्डी छाप 1 लाख, मान लो आरबीआई ने एक गड्डी छापी 100 रुपए के नोट की, आरबीआई ने एक गड्डी छापी 500 रुपए के नोट की, आरबीआई ने एक गड्डी छापी 1000 रुपए के नोट की। आरबीआई ने जितने भी नोट्स प्रिंट किए उसे बोलते हैं M0, उसे बोलते हैं M0। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नाउ अब इस M0 के अलावा ये जो हमारे 4 फॉर्मूले हैं M1, M2, M3, M4, इनको हम यूज करते हैं, इनको हम यूज करते हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए, देश में कितना मनी सप्लाई है उसको नापने के लिए। कैसे मैं सिखाऊंगा, पर इसको सिखाने से पहले M1, M2, M3, M4 को सिखाने से पहले कुछ बेसिक्स, तभी तो इकोनॉमिक्स हम इजी बनाएंगे। ध्यान से देखो क्या होता है गाइस, ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा बैंक, ये हो गया हमारा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, मैंने क्या बोला
पैसा बैंक में भी हम लोग जमा करते हैं, पैसा हम लोग पोस्ट ऑफिस में भी जमा करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ अब जैसे बैंक में यहां देखो, यहां देखना, बैंक हो या पोस्ट ऑफिस, दोनों जगहों पर पैसा हम दो तरीके से जमा कर सकते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा करने का जो पहला तरीका होता है उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, और बैंक में दूसरा तरीका जो पैसा जमा करने का होता है वो होता है टाइम डिपॉजिट। ये दो तरीके से हम बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, और इन्हीं दो तरीके से हम पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, जो मैंने यहां लिखा वो यहां लिख दिया शॉर्ट में। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है समझो। बैंक में पैसा जमा करने का पहला तरीका डिमांड डिपॉजिट, शॉर्ट में डीडी बोलेंगे। क्या मतलब होता है इसका? मान लो कि मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, ठीक है। मान लो मेरा खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मैंने 1 लाख रुपए जमा किए। अब इस 1 लाख रुपए को मैं बैंक से कभी भी निकाल सकता हूं, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब मैंने बैंक में पैसा इस तरीके से जमा किया हुआ है कि जिसे मैं कभी भी निकाल सकता हूं, 24x7। 24x7 रात को कैसे निकालोगे? एटीएम से निकाल लूंगा भाई। मैंने बैंक में पैसा जमा किया हुआ, जिस पैसे को मैं कभी भी निकाल सकता हूं। जब इस तरीके से मैंने बैंक में पैसा जमा किया हो कि जिसे मैं कभी भी निकाल सकता हूं, इस तरीके से अगर मैंने बैंक में पैसा जमा किया है, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ऐसा पैसा जो आप बैंक से कभी भी निकाल सकते हो, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। कि आपने बैंक में पैसा इस तरीके से जमा किया हुआ है जिसे आप कभी भी निकाल सकते हो, ऐसे जमा करने को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, बैंक के अंदर पैसा जमा करने का दूसरा तरीका, बैंक के अंदर पैसा जमा करने का दूसरा तरीका टाइम डिपॉजिट। क्या मतलब होता है इसका? आपने सुना होगा एफडी, आरडी सुना होगा आपने। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है, पर आप जब चाहे अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते, आप एक टाइम के बाद ही निकाल सकते हो। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, तो मैं एक फिक्स टाइम के लिए जमा करूंगा, जैसे 6 महीने, 1 साल, 2 साल। वो फिक्स टाइम आप देखेंगे आपको कितने समय के लिए जमा करने हैं। मान लो कि मैंने एसबीआई में, एग्जाम्पल के लिए, मान लो मैंने एसबीआई में 1 लाख रुपए जमा किए 1 साल के लिए, तो अब ये 1 लाख रुपए मैं 1 साल से पहले नहीं निकाल सकता। अगर निकालूंगा तो बैंक मेरी पेनल्टी काटेगा। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया एक फिक्स समय के लिए, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। निकालोगे तो पेनल्टी लगेगी। पर डिमांड डिपॉजिट में क्या था कि आपने जो पैसा जमा किया हुआ है उसे कभी भी निकाल सकते हो। तो जब आपने बैंक में इस तरीके से पैसा जमा किया हुआ है जिसे आप जब चाहे निकाल सकते हो, डिमांड डिपॉजिट। पर जब आपने बैंक में पैसा ऐसे जमा किया हुआ है कि जिसे आप एक फिक्स समय से पहले नहीं निकाल सकते, टाइम डिपॉजिट। अब मन में सवाल आएगा, तो फिर हम टाइम डिपॉजिट क्यों करेंगे? हम तो डिमांड डिपॉजिट ही करेंगे ना, जब चाहे निकाल लेंगे। सर, बैंक में जब आप पैसा जमा करते हो ना, तो बैंक आपको उस पैसे पर ब्याज देता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप बैंक में डिमांड डिपॉजिट करते हो तो इस पे बैंक आपको ज्यादा ब्याज नहीं देता है। पर अगर आप बैंक में टाइम डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज ज्यादा देता है। समझे बात? अब जैसे बैंक के अंदर दो तरीके से आपने पैसा जमा किया, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पैसा दो तरीके से जमा होता है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। क्लियर है? तो सर एक बात बताओ, जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, ऐसे हम पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा कर सकते हैं। मैंने कहा यस। तो सर बैंक हमें लोन देता है, ऐसी पोस्ट ऑफिस भी हमें लोन देता होगा? नहीं, पोस्ट ऑफिस हमें जनता को लोन नहीं देता। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी से कि भाई मैं पोस्ट ऑफिस से लोन ले आया। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे सकता है, हमें नहीं देता। हमें अगर लोन चाहिए होता तो हम बैंक से लेते हैं। पर हाँ, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, ऐसे आप पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा कर सकते हो। क्लियर है? तो पैसा बैंक में भी जमा होता है दो तरीके से, ऐसे ही पैसा पोस्ट ऑफिस में भी जमा होता है दो तरीके से, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। क्लियर है? चलो ठीक है, अब ये बेसिक मैंने बता दिए ना, अब हमारे लिए इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाएगी। अब हमारे लिए इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा कि आप लोग कॉपी निकालिए। ठीक है, आप लोग कॉपी निकालिए
और मेरे साथ ना आप लोग एक चार्ट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? चार्ट। अच्छा, ये चार्ट क्यों बनाना है भाई? ये चार्ट इसलिए बनाना है, ये चार्ट इसलिए बनाना है, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। और पहले मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने अपने एग्जाम्स में इस मनी सप्लाई से कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आइए मेरे साथ एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है, ध्यान देंगे चार्ट पे, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां पे लिखा M1, ठीक है, रुक जाओ, मैंने यहां पे लिखा M1, मैंने यहां पे लिखा M2, मैंने यहां पे लिखा M3 और मैंने यहां पे लिखा M4। अब इन वर्ड्स को देख के घबराना नहीं है। मैंने क्या बोला है? M1, M2, M3, M4 ये ऐसे फॉर्मूले हैं, ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिनसे हम मेजर करेंगे, नापेंगे किसको, कि देश में कितना मनी सप्लाई है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले। अब सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे आप लोग, बोर्ड पे देखेंगे आप लोग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी, देखेंगे ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा कॉइन एंड करेंसी, ठीक है, कॉइन एंड करेंसी, ठीक है, कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक। अब यहां पे इस बात को समझें कि सर कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक का क्या मतलब है। कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक का मतलब है वो पैसा जो आपने कहीं पे जमा नहीं किया हुआ, वो पैसा जो आपके पर्स में, आपके घर में है। मतलब मान लो मेरी तनख्वाही 50,000 रुपए, तो क्या मैं 50,000 के 50,000 पूरे बैंक में जमा कर दूंगा? नहीं, कुछ पैसा अपनी जेब में भी रखूंगा ना, अपने हाथ खर्चे के लिए, डेली के ब्रेड एंड बटर के लिए, खाने पीने के सामान के लिए, सब्जियों के लिए, है ना। तो जो पैसा आप अपनी जेब में रखते हैं, जो पैसा आप कैश की फॉर्म में अपने पास रखते हैं, घर में रखते हैं, उस पैसे को बोलते हैं कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक। मतलब ऐसा पैसा जो आपने जमा नहीं किया हुआ है कहीं, जो आपने कैश की फॉर्म में अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, इसे बोलेंगे कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, ठीक है। फिर यहां पे आ जाओ। अब मैंने यहां पे क्या लिखा, ध्यान देंगे। अब मैंने यहां पे लिखा, ध्यान देंगे, कमर्शियल बैंक। यहां पे क्या लिखा मैंने? कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को देख के घबराना मत, जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसी बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पे लिखा मैंने पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है सर, ठीक है सर, ध्यान देना। अच्छा, अब एक बात तो पता ही है, एक बात तो पता ही है, कमर्शियल बैंक के अंदर भी हम पैसा दो तरीके से जमा कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ऐसी पोस्ट ऑफिस के अंदर भी हम पैसा दो तरीके से जमा कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। मैं इसे साफ से लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। यहां ध्यान देना, यहां लिखा मैंने पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पैसा दो तरीके से जमा हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। कोई दिक्कत? अब बताओ इस चार्ट में कोई भी ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग तुम्हें ना आता हो? इसलिए मैंने पहले ही बेसिक बता दी है, इसलिए मैंने पहले ही बेसिक बता दी है, ठीक है। अब आएगा मजा, अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। ये चार्ट इतना बढ़िया है ना, इससे चीजें तुरंत याद हो जाएंगी और क्वेश्चन आएगा यहां से। पर पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है बॉस। चलो एक काम करता हूं, रेड मार्कर ले लेता हूं। चलो, मान लीजिए कि मेरी तनख्वाह आई 100 रुपए, ठीक है, मान लो मेरी तनख्वाह आई 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए मेरी सैलरी। नंबर छोटा लेके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मान लीजिए कि मेरी सैलरी आई, एक सेकंड ना, ठीक है मेरी सैलरी आई 100 रुपए। मान लो 100 में से 20 रुपए मैंने अपने पास कैश रखे, 20 रुपए मैंने अपने पास रख लिए, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। और 20 रुपए मैंने अपने पास कैश रख लिए, और मैंने बैंक में, क्या किया, 80 रुपए कर दिए डिमांड डिपॉजिट, मतलब बैंक में 80 रुपए जमा कर दिए। तो 100 रुपए मेरी तनख्वाह थी, 20 मैंने अपने पास रखे, 80 रुपए मैंने बैंक में डिमांड डिपॉजिट कर दिए। क्या मैंने टाइम डिपॉजिट में कुछ पैसा डाला? नहीं डाला। क्या मैंने पोस्ट ऑफिस में कोई पैसा डाला? नहीं डाला, नहीं डाला, ठीक है। तो वहां मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। चलो, तो अब अगर आप देखोगे तो मैं अगर आपको एक चार्ट दिखाऊं तो मुझे बताओ M1 जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ क्या क्या चीजें आ रही हैं? कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट बैंक का, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं, यहां ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट इज M1। तो M1 का मतलब होता है कॉइन एंड करेंसी
विद पब्लिक, जो पैसा मेरे पास कैश के फॉर्म में है वो, प्लस 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 बैंक के अंदर सिर्फ डिमांड डिपॉजिट। ये फॉर्मूला देख रहे हो, इसे बोलते हैं M1। मेरे पास 100 रुपए तनख्वाह आई, मेरे पास 100 रुपए तनख्वाह आई, 100 में से 20 मैंने अपने पास रखे, 80 रुपीज मैंने बैंक में डिमांड डिपॉजिट कर दिए, तो मेरी M1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो M1 मेरा 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। ये होता है M1 का फॉर्मूला। इसको पहले देखिए, ये फॉर्मूले पेपर में पूछता है वो। तो M1 का फॉर्मूला क्या है? जो पैसा हमारे पास है वो, और जो पैसा हमने बैंक में डिमांड डिपॉजिट किया है। अब देखो यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है, इस M1 के फॉर्मूले में आप एक बात देखेंगे कि सिर्फ बैंक का डिमांड डिपॉजिट है। इस M1 के फॉर्मूले में बैंक का टाइम डिपॉजिट नहीं आ रहा है। इस फॉर्मूले में पोस्ट ऑफिस का कोई रोल नहीं है। पोस्ट ऑफिस का ना तो डिमांड डिपॉजिट है ना टाइम डिपॉजिट है। अब आप जरा वापस आ जाओ, अब आप समझ पा रहे हो? M1 इज इक्वल टू कॉइन एंड करेंसी पब्लिक, जो हमारे पास पैसा है कैश में वो, प्लस जो हमने बैंक में डिमांड डिपॉजिट किया। ये दोनों चीजें ही आती हैं M1 के फॉर्मूले में, ना बैंक का टाइम डिपॉजिट आता है, ना M1 के फॉर्मूले में पोस्ट ऑफिस का कुछ आता है। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, अभी समझना, ये चार्ट एक बार समझेगा, क्वेश्चन देखना आपसे कैसे होंगे। अब आ जाओ M2 पे, अब आ जाओ M2 पे। अब M2 क्या है ध्यान देना। नाउ व्हाट इज M2? M2 क्या है ये समझ लिया। M2 क्या है? अब देखो मुझे बताओ M2 क्या होगा। M2 क्या होगा? M2 का फॉर्मूला क्या होता है? M2 का फॉर्मूला होता है कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स, साथ में डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा पोस्ट ऑफिस का। ओह, साथ में डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा पोस्ट ऑफिस का। तो अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी बात बोलूं मैं, इतना फॉर्मूला तो मेरा M1 का ही है। ध्यान से देखो, इतना फॉर्मूला तो मेरा M1 का ही है। M1 का फॉर्मूला देख लो, बस साथ में एक चीज और ऐड हो गई, डिमांड डिपॉजिट। साथ में डिमांड डिपॉजिट कहाँ का? पोस्ट ऑफिस का। तो ये मेरा M2 का फॉर्मूला बन गया। देखो, तो M2 के फॉर्मूले में बस एक चीज ऐड हो गई, पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट। बाकी इतना फॉर्मूला तो मेरा M1 ही है ना, इतना फॉर्मूला तो मेरा M1 ही है। M2 के फॉर्मूले में बस एक चीज और ऐड हो गई, डिमांड डिपॉजिट कहाँ का? पोस्ट ऑफिस का। तो M2 के फॉर्मूले में क्या चीज मिसिंग है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो M2 के फॉर्मूले में एक चीज मिस है, टाइम डिपॉजिट इसमें नहीं है। ना बैंक का टाइम डिपॉजिट इस फॉर्मूले में है M2 के, ना पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट इसके फॉर्मूले में M2 के। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो M2 के फॉर्मूले में टाइम डिपॉजिट नहीं है, ना तो बैंक का ना पोस्ट ऑफिस का। डिमांड डिपॉजिट है बैंक का भी पोस्ट ऑफिस का भी। ठीक है, अब आ जाओ, आ जाओ यहां आ जाओ। मान लो मेरी तनख्वाही 100 रुपए, मेरी तनख्वाही 100 रुपए, 20 रुपए मैंने अपने पास कैश रखा। ध्यान देंगे, 20 रुपए मैंने अपने पास कैश रखा, कितने बचे? 80, 80। 40 रुपए मैंने रखे बैंक में डिमांड डिपॉजिट, 40 रुपए रखे मैंने पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट। अब जो तीन चीजें मैंने M2 में भरी है वही तो M2 का फॉर्मूला है। M2 के फॉर्मूले में बैंक का टाइम डिपॉजिट नहीं आता, M2 के फॉर्मूले में पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट नहीं आता, है ना? क्लियर है? तो टोटल अगर देखोगे तो भाई यहां भी मेरा 100 आ जाएगा, 20 + 80 100, टोटल मेरा यहां पे भी 100 ही आ जाएगा। पर अगर आप नोटिस करोगे तो M2 के फॉर्मूले में हमने क्या किया है, हमने तीन जगह फिल करी है। लोगों के पास जो कैश है वो, बैंक का डिमांड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट M2 के फॉर्मूले में नहीं आता, बैंक का भी पोस्ट ऑफिस का भी। क्लियर है? ये मैं क्या कर रहा हूं ना, ये सब आपको समझ में आएगा, बस आपको पहले लेक्चर सुनने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं उनको लगता है, पर सुनिए पूरा लेक्चर। अब आ जाओ M3 पे, अब आ जाओ M3 पे। अब M3 क्या है भाई? अब आ जाओ भाई M3 क्या है? ठीक है, अब M3 में आ जाओ। नाउ व्हाट इज M3? नाउ व्हाट इज M3? ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। M3, ठीक है, M3 का फॉर्मूला होता है कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, साथ में साथ में साथ में साथ में साथ में बैंक का
डिमांड डिपॉजिट, साथ में बैंक का ही टाइम डिपॉजिट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ M3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ M3। क्या क्या है इसमें? अगर आप देखोगे तो अभी M1 और M2 के बाद ये M3 का फॉर्मूला पहला ऐसा फॉर्मूला आया है जहां पे हम टाइम डिपॉजिट को लाए हैं। दिख रहा है? तो M3 के फॉर्मूले में क्या आ गया? जो पैसा हमारी जेब में है, जो पैसा हमारा बैंक में डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में जमा है, जो पैसा बैंक में हमारा टाइम डिपॉजिट है। मतलब M3 का फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। कैसे? पोस्ट ऑफिस हटा दो, पोस्ट ऑफिस को हटा दो, बाकी सब आ गया। पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट हटा दो, डिमांड डिपॉजिट हटा दो, बाकी सब आ गया। ठीक है, बाकी सब तो आ ही गया। ठीक है, तो इसमें बैंक का पूरा आ गया। अभी तक के फॉर्मूले में हम सिर्फ बैंक का डिमांड डिपॉजिट ले रहे थे, पर M3 के फॉर्मूले में बैंक का डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों आ गए, साथ में फॉरेन करेंसी। मनी सप्लाई को नापने के लिए हमारी सरकार जिस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा यूज करती है वो M3 है, ध्यान रखना। अभी PY को दिखाऊंगा। मनी सप्लाई को नापने के लिए, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए जिस फॉर्मूले को सरकार सबसे ज्यादा यूज करती है वो M3 है। ध्यान रखना क्या है? M3। अब आ जाओ, 100 रुपए मेरी तनख्वाह आई, कितनी? 100 रुपए। 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए की मेरी तनख्वाह आई, 30 रुपए मैंने अपने पास रख लिए। कितने? 30 रुपए मैंने अपने पास रख लिए, 30 रुपए। चलो ठीक है, 100 रुपए तनख्वाह आई, 30 रुपए मैंने अपने पास रख लिए। और जी ठीक है, 35 35 70 होते हैं ना, ठीक है। 30 रुपए मेरी तनख्वाह आई, सॉरी 100 रुपए सैलरी, 100 रुपए, 100 रुपए सैलरी, 100 में से 30 मैंने अपने पास रखे। ठीक है, ये काम करो और आसान कर लो। मेरी 100 रुपए सैलरी आई, 100 में से 40 मैंने अपने पास रखे, 30 मैंने बैंक में डिमांड डिपॉजिट कर दिए, 30 मैंने बैंक में टाइम डिपॉजिट कर दिए। M3 का फॉर्मूला रेडी। M3 में 3 चीजें ही तो आती हैं। यस, पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट में कुछ नहीं आएगा, पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आखिरी आता है M4। अब आता है आखिरी M4, ध्यान देना। अब आखिरी आता है M4। M4 क्या है? M4 में सब कुछ आ जाएगा। याद करने की सबसे प्यारी ट्रिक, M4 में सब कुछ आ जाएगा। सर सब कुछ मतलब कॉइन एंड करेंसी भी आएगा, बैंक का डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट भी आएगा, पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट भी आएगा, मतलब सारे खाने भर दो। ठीक है, अब मान लो मेरी 100 रुपए सैलरी आई। कितनी सैलरी आई? 100 रुपए सैलरी आई। 100 रुपए सैलरी आई, 20 रुपए मैंने अपने पास रखे, 20 रुपए बैंक में डिमांड डिपॉजिट किए, 20 रुपए बैंक में टाइम डिपॉजिट किए, 20 रुपए पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट किए, 20 रुपए पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट किए। लो, क्लियर है? सारे खाने भर गए। ये चार्ट समझ में आया? अब ये चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान से देखो। M1 M2 M3 M4, ठीक है। ये चारों फॉर्मूले से आप क्या नाप रहे हो कि देश में मनी सप्लाई कितना है। अब आप कहेंगे सर वो तो हम देश में एक्चुअल में मनी सप्लाई कितना है वो तो M4 से पता चलेगा ना। पर यार देखो, अभी ना हमें डीप इकोनॉमिक्स में नहीं जाना, हमारे सिलेबस में जनरल स्टडीज है। सरकार इन चारों फॉर्मूले को यूज करती है मनी सप्लाई को नापने के लिए। हो सकता है कि सरकार को सिर्फ बैंक का ही नापना हो, जब सरकार को बैंक और पोस्ट ऑफिस सारा नापना है तो सरकार M4 यूज कर लेगी। तो कुल मिला के सरकार मनी सप्लाई को नापने के लिए चारों फॉर्मूले यूज करती है। ठीक है, देश में कितना पैसा घूम रहा है, हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है, उसको नापने के लिए सरकार ये चारों फॉर्मूले यूज करती है। आपको यहाँ पर M1 M2 M3 M4 ये चारों फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको यूपीएससी के PY को दिखाता हूं। पर याद करो, मैंने एक बात बताई थी कि हमारी सरकार मनी सप्लाई को नापने के लिए सबसे कॉमन कौन सा फॉर्मूला यूज करती है? जनरली M3 करती है। अब बोर्ड पे आ जाओ, अब बोर्ड पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बोर्ड पे, आइए, आ जाओ, करो सवाल को। ये सवाल यूपीएससी ने अपने सीडीएस के पेपर में पूछा था। प्रीलिम्स में इतना आसान सवाल नहीं आता, पर हम यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, मतलब यूपीएससी के जो जो एग्जाम्स है सब कवर करूंगा मैं। Which of the following forms of money supply is considered the most widely used in the Indian monetary system? इनमें से वो कौन सा मनी सप्लाई को नापने का फॉर्मूला है जिसे मोस्ट वाइडली सरकार यूज करती है? बताओ, करो कमेंट, क्या होगा? मतलब मैंने इतने इजी तरीके से आपको पढ़ाया है कि मजाक होना चाहिए आपके लिए। हो गया सवाल? अब आप सोचो, M3 राइट। चलो अब एक और सवाल यूपीएससी का। अब ये लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, अब यहाँ पे लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, वो इस सवाल में कुछ नहीं, आपसे बस M1 का फॉर्मूला पूछ रहा है। पढ़िए, Which of the following are included in M1 definition of money for the Indian economy? ठीक है,
कि भैया इंडियन इकोनॉमी में जो M1 होता है इसके फॉर्मूले में क्या क्या आता है। अब आप याद करो, अपनी कॉपी खोल के देखो। तो मैंने आपसे कहा था, मैं यहां पे लिख दूं, चलो, मैंने आपसे कहा था कि M1 इज इक्वल टू कैश, है ना, कॉइन एंड करेंसी, है ना, मतलब जो कैश हमारे पास रहता है। ठीक है, यहां पे लिखो M1 इज इक्वल टू कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, ये लिखा होगा आपने, कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक लिखा होगा, और साथ में आपने लिखा होगा बैंक का डिमांड डिपॉजिट। चेक करो, बैंक का डिमांड डिपॉजिट, बस ये फॉर्मूला है M1 का। यही पूछ रहा है वो आपसे, यही पूछ रहा है वो आपसे, यही पूछ रहा है वो आपसे, आ जाओ। तो कॉइन एंड करेंसी, करेंसी तो फॉर्मूले में आता है, डिमांड डिपॉजिट बैंक का ये भी आता है, टाइम डिपॉजिट M1 के फॉर्मूले में नहीं आता, रिजर्व की तो हमने कोई बात ही नहीं करी। तो M1 के फॉर्मूले में करेंसी आता है, डिमांड डिपॉजिट आता है, मतलब 2 आता है, डिमांड डिपॉजिट 2 and 4 ऑप्शन में है। यस, द आंसर इज क्लियर, द आंसर इज सी। समझ में आया? तो उसने क्या पूछा हुआ है, M1 का फॉर्मूला पूछा। तो जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर है, मजाक में निकाल देगा वो सवाल। समझ में आई बात? अब अगली बार जब यूपीएससी पेपर बनाएगा, हो सकता है वो इसकी जगह क्या कर दे, M2 कर दे, M2 का फॉर्मूला पूछ ले, M3 का पूछ ले, M4 का पूछ ले, वो यूपीएससी के ऊपर है। क्लियर है? क्लियर है? अब बताओ, इजी लग रही है इकोनॉमिक्स? बताओ, लग रही है इजी इकोनॉमिक्स? ठीक है, इतनी आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, बस आपका एक सपोर्ट चाहिए, सीरीज हर जगह शेयर होनी चाहिए, खासकर उन बच्चों से जिन्हें इकोनॉमिक्स में दिक्कत आती है। ये बेस अगर आपने एक बार सीख लिया ना बॉस, मजा आ जाएगा आपको। इकोनॉमिक्स नहीं आती तो अच्छा स्कोर कर नहीं पाओगे, और ना ही कभी न्यूज़पेपर समझ में आएगा। इस बात को आप समझो। और आजकल तो इकोनॉमिक्स यूपीएससी अपने हर पेपर में दबा के पूछ रहा है। ठीक है, चलो, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है, इस चार्ट पे वापस आ जाओ। अब एक चीज याद करो, मैंने आपको जैसे शुरुआत में एक बात बोली थी कि आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है सर? सर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप ये सीरीज देखोगे तो आपको लाइन वाइज चलना है, सारे लेक्चर आपको लाइन से देखने, वरना दिक्कत होगी। आपको याद होगा जब हम लोगों ने इस सीरीज का पहला लेक्चर किया था, तो वहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, है ना, कई सारी चीजें बताई थी वैसे, पर एक चीज मैंने आपको बताई थी, लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी। याद आया? पहले लेक्चर में सब पढ़ा रखा है, देख लेना फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब होता है हम किसी चीज को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे हाथ में गोल्ड है, गोल्ड, मेरे हाथ में सोना है, सोना, एक हाथ में सोना है, और एक हाथ में मान लो, मेरे एक हाथ में मान लो पेंटिंग है। सोने को जल्दी बेच सकता हूं या पेंटिंग को? सोने को, सोना तो अभी बिक जाएगा, ज्वेलर के पास जाओ तुरंत ले लेगा वो। जो भी चीज आप कैश में जितना जल्दी कन्वर्ट कर दोगे, मतलब उसकी लिक्विडिटी उतनी हाई है। बिकने को तो पेंटिंग भी बिक जाएगी, पर समय लगेगा। तो जो चीज जितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब उसकी लिक्विडिटी उतनी हाई है। और जिस चीज को जितना ज्यादा समय लगेगा कैश में कन्वर्ट करने में, अब जैसे पेंटिंग, ऐसे जल्दी से कोई खरीदेगा नहीं, ये कैश में फिर कन्वर्ट ही नहीं हो रही है ना। तो जिस चीज को कैश में कन्वर्ट करने में समय लग रहा है, जो जल्दी से बिक नहीं रही है, अब ये पेंटिंग बिकेगी नहीं तो मेरे हाथ में पैसा नहीं आएगा ना, मेरे हाथ में कैश नहीं आएगा। गोल्ड में अभी बेचूंगा, मेरे हाथ में कैश आ जाएगा। तो जो चीज जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसकी लिक्विडिटी उतनी हाई। और जिस चीज को जितना ज्यादा समय लग रहा है कैश में कन्वर्ट होने में, उसकी लिक्विडिटी उतनी लो। ठीक है, अब आप यहां देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, थोड़ा दिमाग लगाना, ये मैंने स्पेस क्यों छोड़ा हुआ था। अगर आप देखोगे तो M1, M2, M3, M4, जब आप ऊपर से नीचे आओगे ना, तो आपको M1 की लिक्विडिटी सबसे हाई दिखेगी, M4 की लिक्विडिटी सबसे कम दिखेगी। पता है क्यों? आप देखो M1 में ना, M1 में पैसा या तो आपके हाथ में है या बैंक में डिमांड डिपॉजिट में, जिसे आप जब चाहे निकाल सकते हो, है ना। M1 में कहीं पे भी आपने पैसा टाइम डिपॉजिट में तो रखा हुआ नहीं है, क्योंकि टाइम डिपॉजिट में अगर पैसा रखा हुआ है तो उसे निकालना मुश्किल है। तो M1 की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, M1 की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हाई है, M1 की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हाई है। फिर M2, फिर M2। अब आप देखो, आपने M2 में जो पैसा रखा हुआ है, वो आपने या तो अपने हाथ में रखा हुआ है, या आपने बैंक के डिमांड डिपॉजिट पे रखा हुआ है, या आपने पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट पे रखा हुआ है। और अगर पैसा डिमांड डिपॉजिट पे, तो हम उसे कभी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो M1 के बाद सबसे ज्यादा लिक्विडिटी M1 की, मतलब M1 से पैसा निकालना सबसे आसान है, M1 की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है,
फिर इससे कम लिक्विडिटी M2 की है। फिर M3 पे जब आप आओगे ना तो लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? पैसा निकालना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ चले गया? टाइम डिपॉजिट के अंदर। और जब पैसा टाइम डिपॉजिट के अंदर चले गया तो उतनी जल्दी आप निकाल नहीं सकते ना। टाइम डिपॉजिट से पैसा एक फिक्स समय के बाद ही निकलता है, तो यहां से लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और ऐसे ही जब आप M4 में आओगे तो पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो दो जगह पैसा आपने टाइम डिपॉजिट में डाल दिया, पोस्ट ऑफिस में भी और बैंक में भी। सोचो तो बात क्या बनी? बात क्या बनी? सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना। अब यहां देखना, हाई, ये नोट्स में लिख लेना, M1 की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा, M1 से कम लिक्विडिटी M2 की, M2 से कम लिक्विडिटी M3 की, और सबसे कम लिक्विडिटी M4 की। तो M1 की लिक्विडिटी क्या है? सबसे ज्यादा हाई है। और सबसे कम लिक्विडिटी किसकी है? M4 की है। आया समझ? आया समझ? बताओ, समझ में आया या नहीं? सब लोग रिप्लाई करेंगे, आया नहीं आया? अब एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, सब लोग एक बात और ध्यान रखेंगे, बस खत्म होने वाला टॉपिक, मजा आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो M1 और M2 अगर आप देखोगे तो M1 और M2 हाईली लिक्विड है। पैसा निकालना आसान है क्योंकि पैसा टाइम डिपॉजिट में है नहीं ना। जहां पर पैसा निकालना आसान है, ये दो हाई लिक्विड है। अगर M3 और M4 से कंपेयर करोगे तो ये दोनों हाई लिक्विड है ना, पैसा निकालना आसान है। जो हाई लिक्विड होते हैं इन्हें बोलते हैं नैरो मनी। क्या बोलते हैं? नैरो मनी। तो नैरो मनी M1 और M2 दोनों को बोलते हैं। जहां पे पैसा निकालना मुश्किल है, जिनकी लिक्विडिटी लो है, जैसे कि M3 M4, इन दोनों को बोलते हैं ब्रॉड मनी। क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। तो जिनकी लिक्विडिटी लो है उन्हें ब्रॉड मनी बोलेंगे, यानी M3 M4। जिनकी लिक्विडिटी हाई है उन्हें नैरो मनी बोलेंगे, जैसे M1 M2। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये सच, मतलब आप ये मत सुनना मैं कोई तारीफ कर रहा हूँ। टीचर्स अपनी पेड क्लास में भी इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं बताते हैं बात बच्चों को। पर मुझे अभी इस समय है ये कि मैंने एक वादा किया है, मैं आपको इकोनॉमिक्स की सीरीज पढ़ाऊंगा। पर ये सीरीज में मजा तभी आएगा जब आप लोग पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, तभी मेरे अंदर भी एनर्जी आएगी लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि आप समझो, अभी तो आप इसको लेक्चर को देख रहे हो, पर मैं अभी आपके लिए यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ खड़े होके। ठीक है? वरना मैं यही समय कहीं और भी लगा सकता हूँ, पर मैंने कहा नहीं यार, आई वॉन्ट की इकोनॉमिक्स की हम ऐसी सीरीज बनाएं जो पूरे इंडिया में फेमस हो जाए, और वो बिना आपके सपोर्ट के नहीं हो सकती। तो प्लीज शेयर और लाइक कीजिएगा इसे। ठीक है? ठीक है भाई। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में देंगे आंसर, कमेंट में देंगे आंसर। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी अभी हमारा ऑफर चल रहा है। हमारी ऐप खोलिए एग्जाम प्लेनेट, हमारी ऐप खोलिए एग्जाम प्लेनेट, इस पर भी ऑफर चल रहा है। अगर आप यूपीएससी का फाउंडेशन बैच परचेस करना चाहते हैं, ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता दूं, ये बैच अभी आपको सिर्फ 10,000 रुपए का मिल जाएगा। 10,000 रुपए में आप अपना जीएस तैयार कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है? हमारे फाउंडेशन बैच में तो वैसे इसकी 15,000 रुपए फीस है, पर आज इस पे ऑफर चल रहा है, तो अगर आप लेट नाइट तक भी इसको लेंगे तो आपको 10,000 का बैच मिल जाएगा। इसको ले लो और अपनी तैयारी शुरू कर लो। ठीक है? अगर आप अगले साल अटेम्प्ट देना चाहते हैं। बाकी इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज हमारी ऐप में चल रहे हैं। अगर आप यूपीएससी का बैच लेंगे तो आपको मेंस आंसर राइटिंग कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा। ठीक है भाई? चलो, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्लास के सारे पीडीएफ आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ यहाँ जुड़ सकते हो। ठीक है? तो सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके बताइए। ठीक है? चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।